नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रात्रि बलि या दिवा बलि चार्ट। यानी कई दफा हमें ऐसा लगता है कि सूर्य को इतनी महत्ता दी गई है ग्रंथों में, फिर बात आती है चंद्रमा की, बार बार चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो किस चार्ट में हम सूर्य को अधिक महत्ता दें और किस चार्ट में हम चंद्रमा पर विशेष आग्रह रखें। उनका स्थिति क्या है, उन पर कौन कौन से शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। तो आज ये टॉपिक आपको हालांकि पुराने ग्रंथों में मिल जाएगा, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा इजी करके समझाने का प्रयास किया है। देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं है, आपको ग्रंथों में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हमारा मकसद है चैनल में एज इजी एज पॉसिबल, जितना ज्यादा इजी हो सकता है। और एकदम ही हम ये समझकर आपको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एकदम शून्य जानकारी है, थोड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कोई अगर बहुत जानकार है, अगर मैं थोड़ा सा इजी होने का प्रयास करता हूं तो मुझे अतिरिक्त समय के लिए क्षमा। कारण यह कि मैं नहीं जानता हूं कि आपका स्तर इस शिक्षा में कितना ज्यादा उच्च स्तर का आपने इसका अध्ययन किया है, तो इसलिए मैं अपने आप को एज इजी एज पॉसिबल, जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना इजी करने का प्रयास करता हूं। और इसमें हम किस प्रकार से जाने, आप कोई भी चार्ट देखते हैं, देखिए अभी हम और दूसरे योगों के बारे में और क्या क्या चीजें बनती है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कई प्रकार की चीजें, और कई व्यूअर्स से भी कहते हैं कि हमें आपका नीच भंग राजयोग वाला वीडियो या राजयोग वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो प्लीज इसके लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। कोई भी इस प्रकार के योग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक एस्ट्रो ज्योतिष करके प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और अगर आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि भाई किस प्रकार से लग्न निकाला जाए, किस प्रकार से मुहूर्त निकाला जाए, तो उसके लिए फिर ग्रहों का गणित, ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है सभी के लिए। तो ये दो प्लेलिस्ट तो एटलीस्ट आप सभी को देखना चाहिए, एस्ट्रो ज्योतिष और ग्रहों का गणित। बाकी और भी बहुत आपको प्लेलिस्ट, कोई भृगु संहिता के बारे में जानना चाहता है तो आइदर आप लग्न अनुसार अलग अलग लग्नों में ग्रह का फल देख लीजिए, नहीं तो आप संपूर्ण भृगु संहिता प्लेलिस्ट भी पूरी देख सकते हैं। उसमें फिर आपको सभी लग्नों का, सभी भावों में सभी ग्रहों का इंडिपेंडेंट क्या प्रभाव रहता है वो आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चाहे हम किसी भी पद्धति से, चाहे हम लाल किताब के प्रयोग डिस्कशन में ला रहे हैं, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी ला रहे हैं, चाहे आप जैमिनी पद्धति, पराशरी पद्धति, लेकिन आप अगर जाने अति प्राचीन समय, अति प्राचीन ग्रंथ ज्योतिष में माना जाता है भृगु संहिता या भृगु पद्धति, क्योंकि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसके लिए कोई अतिरिक्त, ना तो हमें डिविजनल चार्ट चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। हम मुख्य रूप से भृगु संहिता एक चार्ट यानी आपके लग्न चार्ट से ही ज्यादातर भविष्यवाणी करते हैं, जो एकदम सटीक बैठती है। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि कोई भी आप पद्धति अध्ययन करें, सबसे पहले आप भृगु संहिता को आधार बनाएं, तो फिर आप देखिएगा क्या शार्पनेस आएगी। क्योंकि हम इतना ज्यादा मैथमेटिकल सीख लेते हैं, लेकिन जब फलित की बात करते हैं कि भैया फल निकालिए आप, तो फल हमारा निकलता नहीं है, अस्पष्ट निकलता है। कारण यही है कि हमने क्यों पढ़ा है ज्योतिष, हमने फल निकालने के लिए पढ़ा है। लेकिन अगर इतना गणित पढ़ने के बाद भी फल नहीं निकल रहा है तो फिर उस ज्योतिष को अध्ययन करने का फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो सरल पद्धतियां, उनका बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, बजाय कि अपने आप को बहुत ज्यादा गूढ़ अध्ययन में डालने से पहले आप प्रिडिक्शन करने का प्रयास करें। इजी कैलकुलेशन करके और प्रिडिक्शन दें। और अगर आप प्रिडिक्शन देना शुरुआत कर देते हैं भृगु संहिता की मदद से, आप यकीन माने, आप चाहे फिर आगे कितने ही अपने एड ऑन करते चले जाएं, हमेशा आपको कभी भी कह सकते हैं आपकी प्रिडिक्शन को हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, असत्यता का आरोप नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा बल है भृगु संहिता का। अब ये जो आज का विषय है कि कोई चार्ट आपने देखा, आप ये जानना चाहते हैं कि इस जातक का जीवन सफल
कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? देखिए, दो प्रकार के रात्रि बलि और दिवा बलि की जब बात आती है तो दो प्रकार के अभिजीत मुहूर्तों की हम बात करते हैं। दिन का अभिजीत मुहूर्त करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि वही हमारा जो आफ्टरनून का समय यानी दोपहर का वही 12 बजे के आसपास का समय जो है वो हम अभिजीत मुहूर्त मानते हैं। ऐसे रात्रि में भी अभिजीत मुहूर्त रात्रि अर्धरात्रि का समय यानी 12 बजे के आसपास। तो एक समय सूर्य का बल ज्यादा होता है, एक समय चंद्र का बल ज्यादा होता है। चार्ट के अगर हम दो सेक्शन माने, अभी तक इतना तो आप सीख गए होंगे अगर आप चैनल के रेगुलर व्यू हैं, आप सारी जो वीडियो है रेगुलरली वो व्यू कर रहे हैं, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, या आपके खुद के ज्ञान से भी आप जानते होंगे कि भाई सूर्य किस प्रकार से उदय हो रहा है तो कहां हमें मिलेगा। भाई जैसे यहां पर है, इसका मतलब वो सूर्योदय का समय, और उसके बाद हम इसको यहां से लेकर ये सूर्यास्त के लिए भाव माना जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये दिन के बारे में बताता है, और ये वाला जो पार्ट है वो रात्रि के बारे में बताता है। कोई भी चार्ट आपने देखा, सूर्य को आपने ढूंढा, सूर्य कहां है, सबसे पहले सूर्य को भी हमें देखना है कि सूर्य कहां है। तो सूर्य, ये मैंने एग्जांपल चार्ट लिया, आप अपने चार्ट में अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा सूर्य इस हिस्से में है, क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जानते हैं, बिना किसी पंचांग के भी हम बता देते हैं कि भाई तेरा सूर्य कमजोर होगा, तेरा ये वो होगा, कई प्रकार की चीजें इसमें आधारित होती हैं। वो एक अलग विषय है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, उसके लिए आप उस वीडियो पर ही जाएं। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि भाई सूर्य अगर इस सेक्शन में है तो रात्रि है, इस सेक्शन में सूर्य है तो दिन है, क्लियर हो गया। और फिर इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर पहले भाव और सातवें भाव में आ जाता है सूर्य, फिर हमें थोड़ा सा लगन का विचार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में सूर्य आ गया, तो उसको हम रात्रि का सूर्य मानेंगे कि दिन का सूर्य मानेंगे, ये एक बड़ा जरूरी विषय ध्यान रखना है। वो कैसे तय करते हैं, लग्न की डिग्री से। जैसे लग्न यहां पर 10 डिग्री 18 मिनट है, क्लियर हो गया, 10 डिग्री 18 मिनट का हमारा लग्न है, और सूर्य भी इसी भाव में है। ओनली मतलब इसको एग्जांपल की तरह देखिए कि सूर्य भी इसी भाव में है और सूर्य 10 डिग्री 20 मिनट में है। समझिए जरा, जातक का जब जन्म हुआ है उस समय लग्न का मतलब होता है पूर्व दिशा में या पूर्वी क्षितिज में जो ज़ोडिएक है वहां मेष राशि उदित हो रही है। और अगर मेष राशि 10 डिग्री 18 मिनट है और सूर्य 10 डिग्री 20 मिनट है, मतलब सूर्य उदय हो चुका है। उस चार्ट में आपको उदित सूर्य वाला पार्ट यानी इस सेक्शन को लेना है। जहां भी दिवाबली की बात आए, दिन के जन्म की बात आए, हमें इस पार्ट का बल टटोलना है, और जहां भी रात्रि जन्म की बात आएगी हमें इस पार्ट के बल को टटोलना है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर ये पार्ट बली आ रहा है तो किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये जिसका रात्रि का जन्म है। रात्रि का आपको ध्यान रखना है, हम सूर्योदय से लेकर हम सूर्यास्त का जो समय है इसको दिन में मान रहे हैं, बाकी सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले सूर्योदय से पहले का समय रात्रि में मान रहे हैं, और उसका हम यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर होगा कि भाई लग्न, उदित लग्न है 10 डिग्री 18 मिनट। अब देखिए जरा, बहुत ही क्लोज आ गया है सूर्य, लेकिन जब आप जन्म आपका वो समय सूर्य उदय नहीं हुआ, वो कब है, मेष लग्न का ही सूर्य है। अभी दोबारा से दूसरा एग्जांपल है ये कि मेष लग्न का ही माने लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय 10 डिग्री 15 मिनट है, मतलब लग्न हमारा आगे है, सूर्य उसके पीछे है। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, जब आपका जन्म हुआ तो आपको फिर इस सेक्शन के बल को टटोलना होगा, यानी आपका जन्म माना जाएगा रात्रि का, चाहे वो सूर्य उदय होने से 1 मिनट पहले का ही सूर्य क्यों ना हो। क्लियर हो गया। तो आपको इस प्रकार से बिना बहुत ज्यादा गणित की कोई इस प्रकार की गणना की, खाली चार्ट में अगर डिग्रियां आपको मेंशन है तो आप जान सकते हैं। तो आई थिंक इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक तो कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा कि भाई अगर इस यहां पर कोई प्लैनेट आपको समझ में आ गया कि ये कौन से सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिवाबली, वो दिन के सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर हो गया। 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यह दिन की लॉबी मानी जाएगी। क्लियर हो गया, सन की लॉबी मानी जाएगी। और जो ये वाला पार्ट है
ये से लेकर यहां तक, इसमें इसमें भी कोई ऐसा विरोध नहीं है, एकदम क्लियर है कि ये नाइट साइड या कहे हमारा चंद्रमा की लोबी मानी जाएगी। चंद्रमा का बल और सूर्य के बल से ही प्रेडिक्शन देने का पूरा पूरा फायदा होता है, सटीक। ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं किसी को कि तुझे अपने दशम भाव को ज्यादा बली करना चाहिए, तुझे ऑफिस में ज्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखने, पता लगा उसका रात्रि का जन्म है। और अगर रात्रि का जन्म है, समझिए जरा, रात्रि का जन्म है और इस सेक्शन में, रात्रि वाले सेक्शन में ज्यादा प्लैनेट है, तो उसको आपको ये राय तो ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन कौन सी राय या कौन सा सजेशन उसके लाइफ को बदल सकता है, उसको बोलना चाहिए मुख्यतः इन भावों के बारे में कि भाई तू अपना कुटुंब का ध्यान रख, अपने भवन का ध्यान रख, अपने घर का ध्यान रख, अपने भाई बहनों का ध्यान रख, अपने पुत्रों का ध्यान रख। यानी ये सेक्शन मुख्यतः चंद्रमा बेस्ड है। इसका जो स्वामी, इसका जो लॉर्ड है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप उसको फीमेल किंग। क्लियर हो गया? एक महिला रानी। क्लियर हो गया? और ऐसा नहीं कभी भी आंकना है कि चंद्रमा के पास किसी प्रकार से भी पावर सूर्य से कम है। इनफैक्ट हम ज्यादा दुखी आजकल चंद्रमा के बल है। सबका ध्यान कहां लगा हुआ है कि भैया किसी को भी बात करो, भैया ऑफिस कैसा रहेगा, मेरा इनकम आएगी कि नहीं आएगी। इस कारण से हमारे रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव भी, अगर हम वो मैं आपको भी सिखाऊंगा किस प्रकार से देखा जाता है। सप्तम भाव का भी काफी हद तक जो उदित लग्न के हिसाब से देखेंगे तो वो डार्क साइड में ही आता है। क्लियर होगा? अभी मैं आपको एग्जैक्टली समझा दूंगा कैसे उसको देखना है। लेकिन अगर सप्तम भाव आपके इस सेक्शन में आ रहा है तो आपका जो पार्टनर है वो भी काफी हद तक जॉब ओरिएंटेड होगा, आपका भी माइंड यही लगा रहेगा। ठीक है, उसमें हम आपको छूट भी देते हैं कि कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, उससे आप अच्छी समझ सकते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो भगवान कृष्ण का रात्रि जन्म इस सेक्शन में बल को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। भगवान राम का दिवा जन्म इस सेक्शन में बल को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। भगवान राम को कोई भी जीवन में कमी नहीं रही घर के बाहर रहकर, क्योंकि ये हमारा सोशल स्टेटस, हमारा बाहरी दुनिया की बात ज्यादा करता है ये वाले सेक्शन। क्लियर हो गया? बड़ी यात्राओं की बात कर लें हम, चाहे हम अपने ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें, घर से बाहर हमारा स्टेटस क्या है, हमारे मित्रों की बात कर लें हम, हमारे नेटवर्किंग की बात कर लें, इनकम सोर्सेस की बात कर लें और विदेश भूमि की बात कर लें, तो इस सेक्शन में घर से बाहर वाली बातें ज्यादा है। तो भगवान राम को कोई इस सेक्शन में कमी नहीं मिली, वो उनका मन, उनका तन इसी में ही रमा रहा। भगवान कृष्ण की बात करें तो उनका मन तन इसमें रमा रहा ज्यादा। तो इसको आप बड़ी इजीली किसी पर भी अप्लाई करके देखिए और एकदम सटीक वो चीजें बैठती हैं। तो जब कभी भी आप किसी को ये कोई रेमेडी, आप बेशक से किसी का 10th हाउस कमजोर भी है, लेकिन अगर उसका रात्रि का जन्म है, उसको कहें ठीक है आपको इसको मेंटेन करना होगा, वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। पता लगा ऑफिस में उसका जो स्टेटस अच्छा नहीं है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप उसको गाइड कर रहे हैं कोई दशम भाव से संबंधित रेमेडी करे, उसके लिए कोई प्रयोग करे, जबकि होना चाहिए था कि भाई उसका ये वाला सेक्शन, उसके लिए हमें ज्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए था। तो आप उसको पंक्चुअलिटी के बारे में बताते, घड़ी पहनने के बारे में बताते, उसको कहीं जितने भी हमारे डोनेशंस होते हैं वो हम सेकंड भाव से देखते हैं कि भाई जो भी अनुदान देते हैं वो सब चैरिटी जिसको बोलते हैं वो सेकंड भाव से देखा जाता है। इसके बारे में हमें बताते तो ज्यादा बल उसको मिलता। तो आपको यह अंतर करना आना चाहिए कि किस चार्ट में कब हमें रात्रि वाले पार्ट में कंसंट्रेट करना है और कब हमें दिवा वाले पार्ट में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चंद्रमा मन का स्वामी, कुटुंब की बात करता है, घर की बात करता है, प्रेम की बात करता है। क्लियर हो गया? और सूर्य राजा, एक प्रकार का रॉयल, ऑफिस एनवायरनमेंट ज्यादा जेंटल है और गंभीर माना जाता है। चंद्रमा चंचल माना जाता है, सूर्य बहुत गंभीर माना जाता है। तो दो अलग अलग प्रकार के एकदम विषय हो जाएंगे। तो जब आप किसी को भी कोई रेमेडी भी दें या किसी को कुछ भी बात बताएं तो ये माइंड में जरूर रखिएगा कि जन्म इसका किस प्रकार का है और किस
प्लैनेट को ज्यादा बलि करना चाहिए भाई। जैसे इस रात्रि का जन्म है तो इस सेक्शन के बल को देखना चाहिए और चंद्रमा के बल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए ये तो बाद में चला गया कि भाई ये भारतीय ज्योतिष में आ गए, ये वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चला गया, वो कुछ अलग नहीं है, ज्योतिष एक ही होता है। ठीक है, उन विदेश भूमि में ज्यादा हम अपने फॉर्मल उसकी बात करते हैं, हम ज्यादा इन भावों की बात ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी यूरोपियन माइंड सेटअप या अमेरिकन माइंड, क्योंकि मोक्षा वाली बात या ग्रह की बात, अपने घर को मेंटेन करने की बात, घर से विशेष स्नेह, घर का मतलब जब मैं घर बोल रहा हूं तो खाली बिल्डिंग नहीं है, इसमें हमारे नात रिश्तेदार, हमारी ज्वाइंट फैमिली, बिग फैमिली, उनकी बात। तो अभी भी भारतीय ज्योतिष काफी हद तक चंद्रमा पर हम ज्यादा विचार करते हैं और काफी हद तक हमारा माइंड सेटअप भी कुछ वैसा ही है। इतना होने के बाद भी हम एज कंपेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन माइंड सेटअप, अभी भी हम अपने फैमिली रिलेशनशिप, अपने बड़े कुटुंब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इस सेक्शन में हमारा मन मस्तिष्क ज्यादा रहता है। लेकिन अगर हम यूरोपियन और अमेरिकन माइंड सेटअप की बात करते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार है सूर्य, वो बात भी सही है, वो इस हिस्से को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन ये एज इट इज, ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हम सब पर लागू कर देते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कोई अलग चीज नहीं है, ज्योतिष तो सब एक ही है। चाहे वो अपने भारतीय ज्योतिष की बात करें, चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कब सूर्य को ज्यादा तवज्जो देनी है और कब चंद्रमा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा तवज्जो देनी है, हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती मानी जाएगी। तो इसमें कैसे देखें कि कब जन्म है और किस प्लैनेट पर हमें ज्यादा कंसंट्रेशन लगाने की आवश्यकता है। देखिए सूर्य को आपने देखा, यहां अर्धरात्रि का जन्म है, इस जातक का अर्धरात्रि का जन्म है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, हम 2-2 घंटे के हिसाब से देखें तो वही कोई 10:30 से 12:30 के बीच का इसका, इस जातक का रात्रि के इसका जन्म है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी नजदीक है रात्रि का अभिजित मुहूर्त। क्लियर हो गया? रात्रि के अभिजित मुहूर्त में हम चंद्रमा के बल को टटोलते हैं। और फिर हमें यह देखना है, आप लोग ये लगाकर देखिएगा, सभी के चार्ट में वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाएगा अगर उसका जिस पार्ट में जन्म हुआ है। जैसे मान लीजिए दिवा पार्ट में अगर जन्म हो रहा है तो इस सेक्शन में प्लैनेट अगर ज्यादा बली हैं, बली होकर बैठे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। रात्रि में जन्म, इस सेक्शन में प्लैनेट बली होकर बैठे हैं, एटलीस्ट 4 प्लैनेट बली होकर जिस पार्ट में आपका जन्म हुआ है तो बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका बल बढ़ जाएगा। इसमें आप राहु और केतु को भी शामिल करेंगे। क्लियर हो गया? जब ये प्लैनेट गिनेंगे आप, टोटल 9 प्लैनेट है, अगर आपका जिस साइड जन्म हुआ है वहां मिनिमम 4 प्लैनेट आ जाते हैं तो एक आपने कह दे कि थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर लिया, और कहीं 4 के ऊपर बढ़ गया फिर तो कहने ही क्या, फिर तो आप डोमिनेट कर गए। तो रात्रि का जन्म है, सूर्य से हमें पता लगा, तो अब हम सूर्य से हमें पता लगा, लेकिन अब हमारा फोकस में कौन आ जाएगा? तुरंत चंद्रमा, कि भाई चंद्रमा की स्थिति देखिए आप। कहता जी चंद्रमा तो सुहाग रही है, कहता जी बल्ले बल्ले हो गई। मेरी बात आपको समझ में आई? अगर यही सूर्य यहां कहीं बैठा होता तो फिर हम सूर्य को बल को ही टटोलते, जिसको हम कह देते कि नहीं ये तो पाश्चात्य या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार है, इसको भारतीय ज्योतिष में शामिल नहीं करना। ये एक बड़ी भूल है, ध्यान रखना है। कोई गंभीर विषय, ऑफिस एनवायरनमेंट, उस प्रकार की बातों में लगा है, वो दिवा बली चार्ट की विशेषता है। और कोई अपने घरेलू मामले, हमें लगता है यार घरेलू, मैं जब बोल रहा हूं तो हमें लगता है यार घरेलू मामले क्या है, और आप यकीन कीजिए आज भारत क्या विश्व के जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण ये पार्ट कम, ये पार्ट ज्यादा है। क्लियर हो गया? और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसीलिए हम कहते हैं भाई, क्योंकि सूर्य तो आत्मकारक माने जाते हैं, सभी के आत्मकारक। एक 4 आत्मकारक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सभी का आत्मकारक सूर्य को माना जाता है। वो एक परमानेंट पोस्ट है जो बदली नहीं जा सकती है। तो आत्मा का कोई शरीर से संबंध तो है नहीं, वो तो अंदर का विषय है। लेकिन जहां मन की बात आती है, मन से ही हम दुनिया को जानते हैं, तो हम इस सेक्शन से ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कहीं हम अपने बैंक बैलेंस का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। कहता जी कमाई तो होती है हमारे पास, ऑफिस भी ठीक ठाक है, जॉब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एसेट्स का सदुपयोग नहीं हो पाता है। हमारी फैमिली गैदरिंग अच्छी नहीं है, रिसोर्सेस का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
घर में बड़ी कलह रहती है, घर में झगड़े रहते हैं, भाई बहनों के साथ बनती नहीं है, पुत्र पुत्री हमारी मानते नहीं है, कोर्ट कचहरी इस प्रकार की चीजों में उलझे रहते हैं, ऋण लेते हैं, चुका नहीं पाते हैं। ये वाला पार्ट ज्यादा परेशान कर रहा है बजाय कि इस पार्ट में। क्लियर हो गया? तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर इसीलिए भारत ज्योतिष की विशेष निगाह रहती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, यही तो बहुत बड़ी कमी हो गई। विशेष हमें नजर रखनी थी, खाली बोला था, लेकिन हमने तो फिर उसको एलिमिनेट ही कर दिया। कहते जी सूर्य को ध्यान ही नहीं देना है। वो विशेष रूप से जिसका भी जन्मदिन में हुआ है उसके इस हिस्से पर और सूर्य के बल को टटोलना है। क्लियर हो गया? तो अभी रडार में कौन आगे इस चार्ट के लिए? चंद्रमा। चंद्रमा का बल देखिए, अगर दिन का जन्म होता तो रडार पर कौन आ जाते? सूर्य। फिर सूर्य का बल देखिए, कहते सूर्य स्वर्ग रही है, वाह वाह। कहते जी सूर्य एक्सेल्ड किया हुआ है, बहुत बढ़िया। उसका सही प्रकार से उसकी शक्ति का सदुपयोग कर सकता है अगर वो दिवा बली है, माने दिन में जन्म है तो सूर्य की शक्तियों का बढ़िया प्रयोग कर पाएगा। पता लगा जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ा अस्त्र है, लेकिन उस अस्त्र का मैं करूंगा क्या अगर उसका मुझे कहीं उपयोग नहीं है। मैं पता लगा आईटी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको हमने बोफोर्स की तोप गिफ्ट में कर दी कि सर आप इसको रखिए, बहुत बड़ी गन, वो करेगा क्या? इस प्रकार की कैनन कोई आर्मी सोल्जर कोई होता, उसको मिलता तो उसका सदुपयोग करता वो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सूर्य बहुत अच्छा फल देगा उस सूर्य का, उस गंभीर सूर्य का। अगर आपका जन्म दिन में हुआ है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें बुरे मिलते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है कि आपके ऐसे मित्र हैं कि आपको इस प्रकार के गंभीर चीजें वो गिफ्ट कर रहे हैं। बेशक से आपका जीवन में उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन है उसका चंद्रमा। देखिए चंद्रमा का बल इस पार्ट के लिए और सूर्य का बल इस पार्ट के लिए विशेष रूप से देखा जाता है। अब बात इसमें आ रही, भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि चंद्रमा के बल पर निगाह रखनी है। अब जो ये वाली बात कि एटलीस्ट 4 प्लैनेट तो उस सेक्शन में होने ही चाहिए अगर कोई जीवन सार्थक जीवन है, तो कैसे देखें? देखिए 1 2 3 4, भाई सूर्य है उस सेक्शन में, ठीक है, और चंद्रमा भी उस सेक्शन में, 4 प्लैनेट ये आ गए। क्लियर? तो ये हो गया। शुक्र भी इसमें आ गया, 5 प्लैनेट। अब एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो फिमैलिक पार्ट है, यानी चंद्रमा की लॉबी में अगर विशेष रूप से शुक्र जैसे प्लैनेट, जो फिमैलिक प्लैनेट है, ये आ जाते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। और सूर्य की लॉबी में जब कोई दिवा बली है, दिन में जन्म हुआ है, सूर्य की लॉबी में खासकर जो राजा को एस्कॉर्ट करते हैं, अगर कई कमांडर आ जाए तो कहना ही क्या, कमांडर यानी मंगल आ जाए तो कहना ही क्या। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य के साथ इस साइड, और कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा के साथ लग्जरी देने वाले शुक्र भी मौजूद है, उसी की लॉबी में आ गए हैं। क्लियर? तो एक बहुत बड़ा, अब हमें इनमें छांटना है कि जैसे शनि सप्तम भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, राहु प्रथम में है, तो किस साइड में इनको माने? देखिए अभी तक 5 प्लैनेट आ चुके हैं नाइट साइड वाले सेक्शन में। अभी इसमें बढ़ सकते हैं कि नहीं, वो हम विचार कर रहे हैं। देखिए जरा, लग्न जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ, ये तो हमें पता लग गया कि वो रात्रि का जन्म है, क्योंकि सूर्य यहां पर आ गया। तो उदित लग्न क्या है? ये रात्रि का। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्लैनेट इस भाव में बैठा, क्योंकि कंफ्यूजन किसका है? पहले और 7वें भाव का। अच्छी तरह समझिए इस पार्ट को। ये और भी बहुत तरीके हैं गणित के, लेकिन इसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी अगर आपके पास प्लैनेट की डिग्री यहां गिवन है। लग्न की देखिए डिग्री क्या है। लग्न का मतलब समझिए जरा, आपका जब जन्म हुआ है अर्धरात्रि में, उस समय पूर्व क्षितिज में मेष राशि उदित हो रही है, कितनी डिग्री में? 10 डिग्री 18 मिनट। अगर इसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है और वो इससे ज्यादा डिग्री में आ रहा है तो वो उदित हो चुका है, माने वो डार्क साइड में, या कहें नॉट डार्क साइड, नाइट साइड का प्लैनेट माना जाएगा। ठीक है, अंधकार पक्ष माना जाएगा, रात्रि पक्ष माना जाएगा। तो देखिए राहु की क्या डिग्री है? 21 डिग्री 53 मिनट, मतलब इससे ज्यादा। अगर इससे पीछे होता मतलब उदय नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? तो मेरी बात को समझिए, अगर किसी का जन्म दिन में हुआ है तो लग्न भी दिन का माना जा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब रात्रि का जन्म है तो लग्न भी रात्रि का ही माना जा रहा है।
तो अगर रात्रि का जन्म माना जा रहा है और प्लैनेट इससे एक्सीड कर रहा है टिल टिल 30 डिग्री, क्लियर हो गया। 30 डिग्री के बाद तो हमें पता है फिर वो आगे चला जाएगा, फिर तो तय हो गया कि वो दिन वाले पार्ट में चला गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि उदित पार्ट में टिल 30 तक ही वो यहां माना जाएगा, नहीं तो फिर वो दिन वाले सेक्शन में चला जाएगा। उसको फिर हमें यहां देखिए, इससे लेकर यहां तक तो कोई हमें डाउट है ही नहीं। डाउट वाले हाउसेस फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस है। तो कैसे गिना अभी हमने राहु को कि लग्न से ज्यादा डिग्री का है, कोई भी प्लैनेट लग्न से ज्यादा डिग्री का फर्स्ट हाउस में है तो मानेंगे कि वो जब आपका जन्म हुआ है दिन में या रात्रि में, उस प्लैनेट को उसी साइड का मानेंगे। तो टोटल अभी हमारे कितने प्लैनेट हो गए? 6 प्लैनेट हो गए। बहुत बढ़िया। जन्म भी इसी तरफ हुआ है, क्लियर हो गया। और हमारे लिए एक अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा भी इसी साइड आ गया, मतलब सोने में सुहागा। हर बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिए। सूर्य यहां आ गया, हो सकता है चंद्रमा आपका यहां हो। अब पता लगा सूर्य यहां है तो आपको रात्रि का जन्म में इस हिस्से की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन चंद्रमा आपका वहां चला गया। तो एक ऐसा विरोधाभास आ गया। जैसे पूर्णिमा का जन्म हम सबको चाहिए, निश्चित रूप से पूर्णिमा का जातक में बड़ा मनोबल होता है, चंद्रमा बढ़ा होता है। लेकिन अगर यही आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चंद्रमा कब ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है या कब उसकी वैल्यू ज्यादा की जाएगी, जब आपका रात्रि का जन्म है और चंद्रमा भी इसी साइड आ गया। कहना ही क्या, क्लियर। तो ये अंतर है। तो 6 प्लैनेट आ गए। अब इसमें यह भी देख लेते हैं कि भाई क्या केतु और शनि भी आ रहे हैं क्या? वो कैसे देखना है? लग्न की डिग्री कितनी है? 10 डिग्री 18 मिनट। याद रखिए, फर्स्ट हाउस में जो इससे ज्यादा डिग्री ले रहा था वो हम उसी साइड में मान रहे थे, लेकिन सेवेंथ यानी इससे 180 डिग्री के अंतर में है ये। ध्यान दीजिए जरा, इसके ठीक अपोजिट। एक मोटा हिसाब ये भी रखिएगा, अगर राहु इस वाले सेक्शन में आ रहा है 100% केतु उस सेक्शन में जाएगा। क्लियर होगा? ये तो बिना कैलकुलेट के सीधे निकल आएगा वो पार्ट कि अगर राहु इस सेक्शन में आ रहा है यानी नाइट वाले सेक्शन में आ रहा है तो केतु आपके डे सेक्शन में जाएगा। आपको और दूसरे तरह से क्रॉस एग्जामिन करना है तो ध्यान दीजिए, 10 डिग्री 18 मिनट से पहले वाला प्लैनेट अगर 7th में है, कोई उदित लग्न है जो हमारा, अगर उस डिग्री से कोई पहले वाली डिग्री 7th हाउस में आपको मिल जाती है तो आपको इस सेक्शन में मानना है, यानी नाइट साइड मानना है उसको, रात्रि में उसको इंक्लूड करना है, चंद्रमा की लॉबी में इंक्लूड करना है। और अगर वो इस डिग्री से ज्यादा डिग्री चला गया है तो फिर आपको इस साइड वाले सेक्शन में उसको मानना है। इस वाले सेक्शन में मतलब, क्योंकि हम लग्न की जो डिग्री है उससे ज्यादा वाला पार्ट राहु को देकर अपने में मिला रहे हैं, तो इससे जो 180 डिग्री है वो अपोजिट लिया जाएगा। क्लियर? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ज्यादातर लोग जब कैलकुलेट करते हैं यहां से कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इससे ज्यादा वाला जो प्लेनेट है उसको हमने इस साइड रखा, अभी आपने इस हिस्से वाले प्लेनेट को कैसे चेंज कर दिया? क्योंकि वो 180 डिग्री के फेर में है, तो ठीक अपोजिट। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, इससे ज्यादा जो डिग्री है वो इस सेक्शन में नहीं आएगी। इस 10 डिग्री 18 मिनट पर भी कोई आ गया तो वो उदित हो गया, तो फिर हमें इसको इस सेक्शन में मानना है। क्लियर हो गया? तो इस बार बात पर विशेष रूप से आप जोर डालिएगा कि मैंने इस चार्ट के लिए ये बातें बताई हैं। कहीं आप ये सूत्र सब पर लगा दे। जैसे सूर्य अगर यहां आ गया है तो ये तो बात तय हो गई कि दिन का जन्म है, तो जो भी लग्न होगा, सूर्य अगर यहां चला गया तो जो भी लग्न होगा वो इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फिर। क्लियर हो गया? क्योंकि सीधी बात है, आपका जन्म ही दोपहर में हुआ है या दिन में हुआ है तो लग्न भी तो दोपहर क्या दिन का ही माना जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि जन्म रात्रि में हुआ है तो लग्न को रात्रि लग्न माना जाएगा। तो अगर रात्रि लग्न से कोई एक्सीड कर रहा है, क्लियर हो गया? रात्रि लग्न से इस भाव में, याद रखिएगा, इस भाव में रात्रि लग्न से कोई एक्सीड कर रहा है तो वो इसी के साइड का प्लैनेट माना जाएगा, यानी रात्रि का प्लैनेट माना जाएगा। लेकिन इससे 180 डिग्री पर, यह तो सीधा हिसाब है, राहु अगर रात्रि में है तो केतु को दिन में मानेंगे, नहीं तो फिर भी
आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई 10 से ज्यादा अगर कोई प्लैनेट हो गया तो फिर वो इस हिस्से का प्लैनेट यानी रात्रि का प्लैनेट नहीं माना जाएगा, उसको दिन का प्लैनेट माना जाएगा। शनि की देख लेते हैं, शनि की भी इससे ज्यादा डिग्री है, तो शनि को भी इस हिस्से का प्लैनेट नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो इसको पहले से जानते हैं उनको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप फलित करें, देखेंगे आप उसमें क्या निखार आएगा आपकी भविष्यवाणियों में। और हालांकि हम कोशिश करते हैं कि हम डेली बेसिस पर वीडियो बनाए, रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मेरा अपना भी खुद का काम रहता है, उसमें काफी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और कई दफा हम दिमाग में हमारे ये बात आती है कि सर मुझे समय चाहिए। देखिए समय हम ले सकते हैं, लेकिन हर चीज का मूल्य होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर सामने वाले का जो मूल्य है वो अदा कर दे तो बहुत बढ़िया है। हालांकि समाज सेवा तो हम ये कर ही रहे हैं चैनल में, आपके लिए जो वीडियो है वो सब आपके लिए है, लेकिन फिर भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई पर्सनल कोई चीज कंसर्न करना आपको, तो उसका मूल्य है, और वो मूल्य चुकाने के बाद ही मैं अपना समय आपको दूंगा। क्योंकि जहां से मैं समय निकाल रहा हूं वो ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चैरिटी तो मैं कर ही रहा हूं, वो किसी के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं कहां चैरिटी कर रहा हूं, कहां कौन से आश्रम में मैं जुड़ा हुआ हूं, किसकी कंस्ट्रक्शन में मैं काम कर रहा हूं, ये अच्छा नहीं लगता है बार बार बताना। तो इसलिए आपको अपना धर्म निभाना चाहिए, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, लेकिन विवश नहीं करना चाहिए कि सर मुझे इसका अतिरिक्त समय दिया जाए। मैं समय उसी को दे सकता हूं जो समय का मूल्य चुका सकता है। ध्यान रखिएगा, चैरिटी आपको भी करनी है और चैरिटी मुझे भी करनी ही है, बिना चैरिटी के हम नहीं रह सकते हैं। क्लियर हो गया? हम कहते हैं कि लक्ष्मी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा लक्ष्मी के बिना ना तो मेरा धर्म चल सकता है, ना मैं किसी का धर्म वहन कर सकता हूं। अगर मुझ पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका वहन करने के लिए भी मुझे धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।